नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अगर एक आम आदमी के खिलाफ नाबालिग से बलात्कार का केस दर्ज होता, पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में पता होता, तो क्या 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बावजूद उससे पूछताछ नहीं हुई होती? क्या उसे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू के खिलाफ नाबालिग से रेप का ऐसा ही मामला सामने आया है। ना तो आसाराम बापू से पुलिस ने अब तक पूछताछ की है और ना ही उन तक पहुंचने का प्रयास किया गया। अब यह भी कहा जाने लगा है कि आसाराम बापू को सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उससे तो ऐसा लगता है कि बिना जांच, बिना पड़ताल, बिना कानूनी प्रक्रिया के ही आसाराम बापू को क्लीन चिट देने की पैरवी शुरू हो गई है और यह बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। कहीं इन सब की वजह संत कहलाने वाले आसाराम बापू का रसूख तो नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई सियासी पार्टी हो जहां बाबा के शिष्य ना हो। आसाराम की गिरफ्तारी, एफआईआर के 24 घंटे बाद भी क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? क्या कानून से ऊपर है आसाराम? क्या आसाराम के लिए अलग कानून है? नाबालिग से रेप जैसे संगीन आरोप में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी आसाराम बापू की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद राजस्थान पुलिस पर ये सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि नाबालिग की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं के तहत आसाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है वो सभी गैर जमानती है, लेकिन बावजूद इसके अब तक आसाराम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने आसाराम बापू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी रेप के तहत एफआईआर दर्ज की है। धारा 376 के अलावा भी आसाराम पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 354 यानी छेड़छाड़, धारा 506 यानी जान से मारने की कोशिश और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आसाराम बापू के खिलाफ लगाई गई ये सभी धाराएं गैर जमानती हैं। बावजूद इसके 24 घंटे बाद भी आसाराम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि राजस्थान पुलिस के साथ साथ सूबे के सीएम भी दावा कर रहे हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोप में सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल मेरी पुलिस कमिश्नर जोधपुर से बात हुई, उन्होंने भी कहा है, मैंने उनको ये कहा है कि आप निष्पक्ष जांच करें, तफ्तीश करें और तफ्तीश के बाद में जो भी सच्चाई सामने आए उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी चाहिए। वो पीड़िता है, उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है। तो शारीरिक शोषण का कोई फिजिकल एविडेंस मौके पे तो नहीं मिलेगा, तो मौके का तस्दीक होगा, पीड़िता के बयान का तस्दीक होगा, उसका जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है उसका तस्दीक होगा, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। सिर्फ कार्रवाई के दावे किए जाएंगे या कार्रवाई भी होगी, और अगर होगी तो कब? एक तरफ जहां आसाराम की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी आसाराम के बचाव में सामने आ गई है। बीजेपी नेता उमा भारती ने तो आसाराम को निर्दोष ही करार दे दिया है। उमा ने ट्वीट कर दावा किया है कि आसाराम बापू निर्दोष है, उन्हें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध करने की सजा मिली है। उमा भारती ने आरोप लगाया कि आसाराम पर कांग्रेस शासित राज्यों में झूठा केस दर्ज किया गया है। इस लड़ाई में संत समाज आसाराम के साथ है। सवाल ये कि बीजेपी नेता उमा भारती इतनी हड़बड़ी में क्यों है? पुलिस की जांच से पहले ही आसाराम को निर्दोष बताने का क्या मतलब है? आखिर उमा भारती किस आधार पर आसाराम को निर्दोष बता रही है? अगर उमा भारती के दावे सही हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस की एफआईआर झूठी है? तो आखिर बीजेपी नाबालिग से रेप के आरोपी को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? क्या इसके पीछे भी आसाराम के हजारों समर्थकों को साधने की कोशिश है? जयपुर से धीरज भटनागर और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो संत आसाराम के जो समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल साजिश के तहत फंसाया जा रहा है बापू को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक संत के खिलाफ अगर ये आरोप लगे हैं तो उन्हें खुद इस मामले में सफाई नहीं देनी चाहिए? पुलिस का यह कहना है चूंकि मामला संगीन है, पूछताछ होगी आसाराम बापू से और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। कैसे फंसाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए और उसके बाद फिर एक संगीन आरोप लगाए गए।
ताकि जल्दी से बदनामी शुरू हो जाए, चैनलों पे चलने लगे। ये सारे आरोप झूठे और निराधार है। जांच के बाद तो अपने आप सारे आरोपों की पोल खुली जाएगी, जैसे पहले आरोपी खुल गई। भाई सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। बालिका से संबंधित मामला था, एक गंभीर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इसमें इमीडिएट जो स्टेप्स कराए जा सकते थे, जिसको लेकर के अनुसंधान प्रभावित ना हो, जैसे सूचना मिलते ही इमीडिएट मेडिकल करवाना, मुकदमा दर्ज होते ही इमीडिएट कोर्ट में बयान करा देना और सूचना मिलते ही मुकदमा दर्ज करा देना, वो इमीडिएट दिल्ली पुलिस ने करवा दिया। शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण कर जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल निराधार है। अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको बोलो, आके सामने खड़े होकर बात करे ना, कहाँ पे तुमको क्या तकलीफ है, यहाँ पे इस वक्त किस वक्त यहाँ पे आई थी, हमको दिन बताओ, तारीख बताओ, कब आए आप यहाँ पे, आज उस टाइम हमको बताओ यहाँ पे कब आए आप, कौन सी जगह पर हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे जितने जब भी बाप पूछे थे, कई साधक यहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहते हैं और यहाँ से तो हम आगे भी नहीं जाने देते किसी को, गुरु जी जब अंदर जाते हैं। यहाँ पिछले करीब 10 दिन पहले यहाँ किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ जरूर आसाराम का आना हुआ था, जोधपुर में 2 दिन उनका भाषण हुआ था अपने यहाँ गांधी मैदान में। और उसके अलावा अपने किसी आश्रम में यहाँ वो इनका शिविर होने के बाद भी 3-4 दिन तक रुकने के बाद यहाँ से आसाराम वापस गए। बेबुनियाद खबर है, इसमें कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है। जरा इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। एफआईआर 0 एफआईआर है ना, 0 एफआईआर है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, यहाँ से एफआईआर जाएगा उस इलाके में जिस इलाके का बता रहे हैं हादसा, उसके बाद जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा बिल्कुल गलत है, कुछ है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है। क्या मैं एक माइनर लड़की की तरफ से शिकायत आई थी सेक्सुअल असॉल्ट की, जिसके ऊपर हमने 0 एफआईआर दर्ज की है और इसके साथ साथ हमने विक्टिम का 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया है और उसके बाद इस पूरे मामले को हमने जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर किया है, क्योंकि ये घटना जोधपुर में हुई थी। आसाराम बापू पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मसला बहुत ही संगीन है और चूंकि एक धर्म गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसलिए हमने कई खास मेहमानों को बुलाया है इस मसले पर चर्चा करने के लिए। कई धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ मैं करवा दूं। आचार्य केशवानंद धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी हैं, आप राष्ट्रीय संत महासभा के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में पंडित अजय गौतम मौजूद हैं, आप धर्म सचेतक हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। और संबित पात्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। चूंकि उमा भारती का जो बयान आया है उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। हमारे साथ नीलम दुबे भी जुड़ेंगी, आप संत आसाराम की प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम धर्म गुरुओं का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा साहब आपसे मेरा सवाल है, अगर धर्म गुरु हैं, आसाराम बापू सबको पता है आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन कानून की नजर में सभी समान हैं, ऐसे में उमा भारती का यह कहना कि वो निर्दोष हैं जांच पड़ताल से पहले, क्या बीजेपी बलात्कार के आरोपी को बचा रही है? देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है कि बीजेपी किसी आरोपी को बचा रही है। पहले तो मैं इससे पहले कुछ कहूं, आज चैनल में एक मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि चारों तरफ संत बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। 2 विषय है। पहला विषय है कि आसाराम जी भी एक संत है और उन्होंने जिसका प्रकार का कांड का जिक्र हो रहा है वैसा किया है तो वो भी बड़ा जघन्य अपराध है। और दूसरा यह है, अगर नहीं किया है, इस प्रकार का कोई षड्यंत्र है, तो वह भी जघन्य अपराध है। और मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिव और टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका राय मतलब रखता है। तो राजनीति कौन कर रहा है संबित पात्रा साहब? मैं उसी में उत्तर दे रहा हूँ। उपाध्यक्ष है ना उमा भारती? नहीं, मैं उसी का बयान आया है, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, 2 विषय हैं। पहला विषय यह है कि उमा जी केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, वो एक राजयोगी भी हैं, अर्थात वो योगी होने के साथ साथ राज भी हैं, राजनेता भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे विषय में एक दखलंदाजी रखने का उनका अधिकार है, क्योंकि वो खुद संत है। दूसरा विषय है, आप देखिए, उमा जी ने इसे पार्टी के किसी फोरम पे नहीं कहा है। ट्विटर और फेसबुक जो सोशल मीडिया होती है, यह वह फोरम होता है जिसमें मन की जो बात है, जिसे आप पार्टी के फोरम पे नहीं रख सकते हैं, अपने मन की बात को उन फोरम पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह आपका जो तर्क है दरअसल संबित पात्रा साहब, ये गले से उतरने वाला नहीं है। बहुत इसमें क्यों नहीं तर्क आप दे रहे हैं, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। आप बताइए इसमें कौन सा सही तर्क है? सर मैं आता हूं। आप ट्विटर का हवाला दे रहे हैं कि ट्विटर पे निजी राय दे रहे हैं, ट्विटर के जरिए नरेंद्र मोदी तमाम राय देते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि उनकी तमाम राय निजी राय है?
पंडित अजय गौतम जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या एक संत हैं, एक आध्यात्मिक गुरु हैं आसाराम बापू, इसीलिए अब तक बचे हुए हैं? नहीं तो अब तक हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाती, कोई आम आदमी होता तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या संत कौन है? क्या भगवान मेरी तरह, भाई साहब की तरह भगवान वस्त्र धारण कर लेना संत है? रावण ने भी भगवान ये वस्त्र धारण करा था और मां सीता का हरण करा था, उसको संत मान लेना चाहिए? या संत के जो आज से 10 साल पहले भी संत रहे जिनके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा, अगर वास्तव में मैं इस आरटीआई जो कि गुजरात पुलिस ने में मैंने आरटीआई लगाई थी आसाराम बापू के खिलाफ में, अगर मैं उसके जवाब को सच मानूं तो वो संत ना होके क्रिमिनल है जिनके खिलाफ टोटल नार्को तक के ऑर्डर हुए। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीपी बैरोट ने उनके खिलाफ ऑर्डर किया। दीपांशु के मर्डर केस में, अभिषेक के मर्डर केस में, रोहित पचौरी के मर्डर केस के अंदर और 18 साधकों का कत्ल उनके आश्रम के अंदर हो चुका। अगर मैं सरकारी दस्तावेज को सच मानता हूं तो वो संत नहीं, आसाराम बापू एक क्रिमिनल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लेकिन पंडित जी, पंडित अजय गौतम जी, आप बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूज 24 उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। फिलहाल ये जांच का विषय है, आपकी निजी राय हो सकती है। बिल्कुल, ये मेरी निजी राय है और जिसको मैं कभी भी किसी भी उस पे फोरम पे साबित करने को तैयार हूं, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के अंदर 2 तरीके का कानून है, एक कानून जो एक आम आदमी के लिए और एक दूसरा जो प्रभावशाली व्यक्ति के लिए। अगर यही धारा किसी आम व्यक्ति के खिलाफ लड़ी हुई होती तो पुलिस ने उसको कब का उठा के उसको रिमांड में ले लिया होता, क्योंकि सीआरपी 156 के अंदर कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद आप किसी को लंबे समय तक। आचार्य केशवानंद जी, आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि एक संत हैं, उनके हजारों लाखों फॉलोअर हैं, तमाम समर्थक हैं, क्या उन्हें मीडिया के सामने आकर अब तक इस मामले में सफाई नहीं देनी चाहिए थी? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब ये मामला आया था, मेरे ख्याल से उन्हें इतने दिन के इस पर टीवी पे बहस चले, ये सब चीजें हों, कोई उनका प्रवक्ता आए, एक दूसरा प्रवक्ता कुछ और आके बोले, कोई नेता कुछ और बोले, उससे पहले उनको खुद आ जाना चाहिए था और आके इस बात की सफाई देनी चाहिए थी कि मैं इसमें निर्दोष हूं। अगर पुलिस को सब चीजों के लिए मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, जो भी इन्वेस्टिगेटिव कंपनी है मेरे से आए और मेरे से बात करे, जितनी भी एजेंसीज है उनको सहयोग करने के लिए तैयार हूं, तो शायद इतना विवाद खड़ा नहीं होता। लेकिन साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये जिन्होंने ये केस किया है उन लोगों ने आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों किया? क्योंकि कल मैंने कई चैनल्स पे ये चीज देखी थी कि वो लोग आए, 2 दिन उन्होंने बापू का इंतजार किया रामलीला ग्राउंड में और उसके बाद उन्होंने एफआईआर कराई। जो आदमी अगर वो गलत थे तो वो बापू आसाराम जी से मिलना क्यों चाहते थे? मैं कोई बापू आसाराम जी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आखिर उन्होंने 2 दिन क्यों इंतजार किया उनसे मिलने के लिए? बेटर ये था कि सीधा पुलिस के पास जाते, और बापू उस समय यही थे, ना उन्हें छिपने के लिए मौका था ना भागने का मौका था। तो इस चीज पे आज जो चीजें हो रही है शायद नहीं होती। मैं इस दोनों पक्षों के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या ये हो सकता है, जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं केशवानंद जी, किसी साजिश के ही शिकार हो गए हों? क्योंकि जिस पद पर वो हैं, जितने बड़े वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, हो सकता है उनके कई दुश्मन हो और उन्हें फांसने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहे हो। देखिए, ये विषय बड़ा ही, उन पे जो आरोप लगे हैं बहुत ही गंभीर आरोप है और मैं आपको बता दूं 2 विषय है। एक तो एक नाबालिग लड़की की अस्मिता की सवाल है और दूसरी एक आध्यात्मिक ऐसे गुरु जिसपे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, वो वहां पे दोनों लड़ाई है। अब स्थिति ये जो संबित पात्रा जी ने कहा, चाहे स्वामी केशवानंद जी ने कहा, पंडित जी भी, सब इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे कि इस पे जांच होनी चाहिए और ये जांच का विषय है और जांच इस पक्ष का होना चाहिए कि क्या उन पे फर्जी अगर जो आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होना चाहिए कि उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर जो वास्तव में उन्होंने ऐसा किया तो उस पे भी ऐसी ही सजा होनी चाहिए जो एक साधारण के साथ वो किया जाता है, उस तरह का व्यवहार किए जाने चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और ये इसकी साफ तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। और इस प्रकार से कोई किसी पे आरोप लगा दे या जो ये बार बार आ रहा है, जिसे उमा भारती जी ने भी ये बात जो कही है, तो अपने विचार रखिए, उसको कोई वो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर पक्ष सबके अपने अपने पक्ष है, लेकिन इसमें जो न्याय होना चाहिए इस बार तो न्याय होना ही चाहिए क्योंकि वो लड़की की अस्मिता की सवाल है, दूसरी एक संत की ऐसे जिसपे लाखों करोड़ों की आस्था है, तो ये स्पष्ट इस बार हो जाना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। ठीक है जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, उमा भारती ने जो कहा है मेरे ख्याल से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए होंगे, लेकिन आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी के लिए क्लीन चिट नहीं दे सकते। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल संबित पात्रा साहब आपसे है। हर किसी को पता है कि आसाराम बापू के हजारों लाखों समर्थक होंगे, फॉलोअर होंगे, कहीं आपकी नजर उनकी तरफ तो नहीं है? चुनावी साल है, आप क्यों आखिर उमा भारती ने इतनी जल्दबाजी की निर्दोष कहने में? आपको लगता है क्या इस प्रकार से ऐसे संगीन विषयों को लेकर हम राजनीति करना चाहेंगे? मैंने आरंभ में ही कह दिया, जहां संतों का समागम हो वहां राजनीति संभव नहीं और खासकर बीजेपी के लिए संभव नहीं। दोनों पक्ष देखिए, चाहे आसाराम बापू जी हैं वो आदरणीय है और जिस कन्या ने ये आरोप लगाए हैं वह भी आदरणीय है क्योंकि वह हिंदुस्तानी है, एक महिला है और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ना भारतीय जनता पार्टी का धर्म रहा है। इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, मैं 2-3 विषय उत्तर दे रहा हूं, सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए निर्दोष कैसे कह दिया आसाराम बापू को? उत्तर दे रहा हूं, बिना जांच के उत्तर दे रहा हूं।
उमा भारती जी ने जो कहा है वो अपना एक पर्सनल फोरम में कहा, वो अधिकार हर व्यक्ति का है। दूसरा विषय है, शायद उन्होंने इसलिए भी कहा होगा क्योंकि हिंदुस्तान में, मैं उनके तरफ से नहीं कह रहा हूं, कई बार लोगों के मन में ऐसी भावना आ जाती है कि जिस प्रकार से रामदेव बाबा के साथ भी एक ओब्लिक हिंट किया गया उनको, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक फैमिली के खिलाफ थे, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने देखा किस प्रकार कुछ प्रवक्ताओं ने पार्टी के अपने अन्ना हजारे जी के खिलाफ भी काफी एलिगेशंस लगाए, तो हो सकता है उनको ऐसा लगा। उमा भारती कुछ कह रही, सुन लेते हैं जरा। लेकिन पुलिस का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये भी है कहीं ना कहीं कि वो प्रेशर भी इतने बड़े शख्सियत के खिलाफ किया था, शायद इसी चक्कर में उनके जो भक्तगण हैं शायद इतनी जल्दी नहीं स्टेप ले रहे। नहीं, वो जो बड़ी शख्सियत हैं वो अपने फॉलोअर्स के लिए है, कानून और संविधान के लिए कोई बड़ी शख्सियत नहीं होता है। दिग्विजय भी कह रहे हैं कि अयोध्या मसले पे संघ, बीजेपी और बीएसपी राजनीति कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये टाइम परिक्रमा का समित पात्रा साहब, ऐसा लगता है यू टर्न ले रही है उमा भारती, उनको इस बात का एहसास हो चला है कि जो बात उन्होंने कह दी थोड़ी जल्दबाजी कर दी उन्होंने। नहीं, यू टर्न देखिए ये अलग, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, जैसे हमने कहा, क्योंकि वो एक संत भी हैं, एक नेता के साथ साथ संत भी हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे और आपसे अधिक इस विषय में बोलने का अधिकार वो रखती हैं। उन्होंने अपने एक पर्सनल फोरम में कहा इस विषय को। महापात्रा जी देखिए, बड़ी हर संत सम्माननीय है, हम किसी की आप, लेकिन बात है एक व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या रही है। आचाराम बापू के खिलाफ तकरीबन 6 मर्डर केसेस हैं जिनमें उनके खिलाफ चार्जशीटेड है। लैंड ग्रेब के कम से कम 10 से ज्यादा मामले हैं जिनकी डिटेल दी जा सकती है, जिनमें उनका नाम दाखिल है। 2 बच्चों की बलि देने का मामला उनके खिलाफ दाखिल है। तो एक आदमी के खिलाफ आज तक कम से कम 15 FIR केसेस में उनका नाम दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद कभी किसी, यहां तक कि अभी मुजफ्फरपुर कोर्ट ने जो गैंग रेप वाला मामला था उनके बयान के खिलाफ उनके खिलाफ बॉडी वारंट इश्यू कर रखा है। अगर आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करते तो आप न्यायपालिका सम्मान करिए, जाकर कोर्ट में पेश क्यों नहीं होते? आचार्य केशवानंद, छोटी टिप्पणी, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, क्या इस देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है या नहीं है? आपने पुलिस से सारी डिटेल ले ली और आप यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे कानून व्यवस्था है तो क्यों बापू आचार्य अवस्था का अरेस्ट क्यों नहीं हुए इस चीज के लिए? इसीलिए क्योंकि इस देश में 2 तरीके का कानून है। इस देश के अंदर मिनिस्टर जेल जा सकता है, तो संत भी जेल जा सकते हैं। इस देश के अंदर शंकराचार्य भी जेल गए, इस देश के अंदर इस देश का शंकराचार्य भी जेल में गया है। आपकी इस बात से सहमत नहीं? अगर होता तो रिज रोड का केस आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रिज रोड के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और वहां पर जाकर आप देखिए पूरे का पूरा आचरण। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि वो अरेस्ट करे जाकर कौन करे, इम्प्लीमेशन कौन करे? बात तो यह कि कानून बने ना, कानून बना। आप रिज रोड में देश की कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था? मैं आपको केस बता रहा हूँ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिज रोड में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और आप जाकर देखिए वहाँ उनका आश्रम आज भी बना हुआ है और आज भी चल रहा है। तो कहाँ गई दिल्ली पुलिस, कहाँ गया कानून? आप उसकी बात करिए। कानून को लागू करने का काम आपका और मेरा नहीं है, हमारा काम है मुद्दों को उठाना और सही फोरम के ऊपर उस मुद्दों को उठाना। आप और मैं वहां पर लठ लेके नहीं जा सकता उस चीज के लिए। वही हाल होता जो और लोगों का, वही हाल होता जो इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ बोलने का, अपराध करने पे जो किसी औरों के साथ होता। ठीक है, नहीं तो 2 चलिए सरकार एक ब्रेक लिया, में रुकना पड़ेगा।